हेलो एवरीवन। आज हम जनरल साइंस सीरीज का सेकंड लेक्चर देखेंगे जो बीपीएससी एईडीओ के लिए होगा। तो उसमें मैं पहला टॉपिक हमारा होगा बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल ये लेक्चर देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से ही सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ये जो बीटी ब्रिंजल है, इसमें जो बी है ये एक तरह का बैक्टीरिया है जिसे कहते हैं बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis ये एक तरह का बैक्टीरिया है बीटी ब्रिंजल। जो ये बैक्टीरिया कभी भी किसी कॉटन पर या अगर ब्रिंजल पर अगर ये लग जाता है तो हम लोग इसमें इसके जीन को मॉडिफाई करते हैं। हम लोग इसके जीन को मॉडिफाई कर देते हैं जिसे कहते हैं ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक कहते हैं और फिर ये बन जाता है पेस्ट रेसिस्टेंट। पेस्ट रेसिस्टेंट ये बन जाता है। तो ये था बीटी ब्रिंजल। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग देखेंगे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और कैसे कोई भी चेंज इन करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जब चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है। जैसे हमें पता है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ये जो एसी करंट है इसकी इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है और वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। अल्टरनेटिंग करंट का यूज हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस में जब ट्रांसमिशन करना होता है तब इसका यूज हम लोग करते हैं। और पावर प्लांट में जो पावर हम लोग बनाते हैं वो बनाते हैं 11 केवी का पावर बनाते हैं या फिर 11,000 वोल्ट। 11 केवी का ही बनता है। फिर आगे इसको ट्रांसफार्मर से ट्रांसफर किया जाता है। बहुत सारे ग्रिड स्टेशन होते हैं और बहुत सारे सब स्टेशन होते हैं और वहां से ट्रांसफार्मर लगा रहता है। 2 ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप होता है, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये करंट बनाता नहीं है, ना ये पोटेंशियल बनाता है, ये सिर्फ पोटेंशियल का ट्रांसफर करता है और पोटेंशियल को इंक्रीज करता है और उसको डिक्रीज करता है। बस इसका इतना सही काम होता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अगर मैं 2 मैग्नेट ले लूं, कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तब वहीं पर बनेगा जहां पर मैग्नेट होगा। जहां मैग्नेट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेट ऐसे ले लूं और एक मैग्नेट यहाँ पर ले लूं, ये मैंने 2 मैग्नेट लिया है, इसे मैं कह रहा हूँ ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ टू साउथ कुछ इस तरह से जाएगा, क्योंकि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ टू साउथ जाता है, मैग्नेट के अंदर वो साउथ टू नॉर्थ जाता है। और मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को बोल रहा हूँ बी। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का जो एक यूनिट हुआ जिसको हम लोग इसे डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है बी से इसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और इसका यूनिट होता है टेस्ला। इसका यूनिट होता है टेस्ला। अब हम लोग देखेंगे 1 टेस्ला कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर मैं किसी वायर को रख दूं ऐसे करके, अगर मैंने यहाँ पर किसी एक वायर को ऐसे प्लेस कर दिया जिसका लेंथ, ये जो वायर का लेंथ है, यहाँ पर मैं वायर का लेंथ अगर बोल रहा हूँ ये L है, वायर का लेंथ अगर L है और इसमें मैंने करंट फ्लो कर दिया I करंट इसमें फ्लो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये जो वायर है एक फोर्स महसूस करेगा, इसमें एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसमें एक फोर्स लगेगा जिस फोर्स के कारण ये वाइब्रेट करने लगेगा। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये फोर्स क्या होगा, कैसा फोर्स होगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा। तो ये जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आई बी एल साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा है वो एंगल है, ये एंगल है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एक एंगल है। आप लोग देख रहे होंगे ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एक डायरेक्शन है। तो यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालूं तो वो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि B इज इक्वल टू एफ बाई
आई एल हो जाएगा, तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और करंट हो जाएगा एम्पियर, लेंथ हो जाएगा मीटर, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये जो है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यही होता है टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को तो हम लोग टेस्ला कह सकते हैं। तो 1 टेस्ला होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो यहां से हमने डिराइव किया कि 1 टेस्ला क्या होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कॉपर सल्फेट। जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को जब हम किसी आयरन के बाड़ में या किसी आयरन के कांटेक्ट में लाते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को, जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि जब मैं कॉपर सल्फेट को लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया कॉपर सल्फेट को लिया, और ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हम लोग आयरन के कांटेक्ट में लाएंगे, आयरन फिलिंग्स के कांटेक्ट्स में लाएंगे, आयरन फिलिंग के कांटेक्ट में लाएंगे, तब ये बनाएगा FeSO4 और Cu। ये बनाएगा FeSO4 और Cu। यहाँ पर अभी इसका जो कलर होगा वो होगा ब्लूइश कलर, ये हो जाएगा ब्लूइश कलर, लेकिन FeSO4 का कलर हो जाएगा लाइट ग्रेनिश। ये कलर हो जाएगा लाइट ग्रेनिश, तो लाइट ग्रेनिश इसका कलर हो जाएगा। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन क्या होता है? इसको हिंदी में चूना पत्थर भी कहते हैं। ये जो लाइमस्टोन होता है, इसको हम लोग एज अ फ्लक्स यूज करते हैं। फ्लक्स मतलब होता है इम्प्योरिटीज। इसको हम लोग एज अ फ्लक्स यूज करते हैं। जब हम आयरन को उसके ऑक्साइड से निकालते हैं, तब हम लोग आयरन को उसके ऑक्साइड से निकालने के लिए हम लोग फ्लक्स का यूज करते हैं, एक फ्लक्स का यूज करते हैं, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं। और लाइमस्टोन का कहाँ कहाँ यूज होता है? इसका एक यूज होता है सीमेंट में जो है लाइमस्टोन का यूज होता है। सीमेंट में लाइमस्टोन के साथ साथ क्ले का भी यूज होता है। और लाइमस्टोन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो यूज किया जाता है वो है जिप्सम। जिप्सम का यूज लाइमस्टोन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जिप्सम क्या करता है, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। जिप्सम सेटिंग टाइम के सीमेंट के सेटिंग टाइम को वो इंक्रीज कर देता है, और सेटिंग रिएक्शन को जिप्सम क्या करता है, सेटिंग रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। तो ये हमने देखा किस तरह से लाइमस्टोन एक फ्लक्स का काम लेता है, फ्लक्स के फॉर्म में यूज होता है जब आयरन को उसके ऑक्साइड से हमको निकालना होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है वेजिटेटिव ऑयल। अभी मैं यह बात करता हूं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। और इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं वेजिटेटिव ऑयल। तो ये जो वेजिटेटिव ऑयल है, ये एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। और एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है वेजिटेटिव घी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल होगा। अब अगर मुझे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आना है, तो मैं इसमें एक हाइड्रोजन ऐड करूंगा, और इसमें एक कैटलिस्ट ऐड करूंगा जिसको हम लोग कहेंगे निकेल। निकेल को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है जब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फंगस के बारे में। फंगस जो होता है, लाइकन में जो फंगस होता है वो 2 टाइप का होता है। कल हमने देखा था
कि लाइकेन क्या होता है, और जब लाइकेन एयर में होगा तो एयर प्योर होगा, जब एयर में लाइकेन नहीं होगा तो एयर में पॉल्यूशन होगा, जो सल्फर का पॉल्यूशन होगा। और हमने देखा था किस तरह से जो सल्फर एक ग्रीन हाउस गैस का भी रूप में काम करता है, जैसे सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। और हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में तीन चीज होता है। एक होता है नंबर ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है। बेसिकली हमारा एटमॉस्फेयर या तो गैस से बना है, दूसरा वो बना है डस्ट पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से बना है। यही डस्ट पार्टिकल क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और लाइट फैल जाता है। सबसे ज्यादा जो लाइट लाइट स्कैटर करता है वो ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। और तीसरा जो है वो है वाटर वेपर। हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी है और ये भी ग्रीन हाउस के फॉर्म में यूज होता है। ग्रीन हाउस गैस है वाटर वेपर। तो बहुत सारे गैसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। और लाइकेन जो है, जैसे मैंने कहा फंगस में जो लाइकेन होता है वो दो होता है। एक होता है एस्कोमाइसिटिस। एस्को एस्कोमाइसिटिस जो है ये फंगस में लाइकेन है। दूसरे फंगस का नाम है जो लाइकेन में यूज होता है, वो है बेसिडोमाइसिटिस। बेसिडो बेसिडोमाइसिटिस बेसिडोमाइसिटिस। और ये दोनों का जो शेप होता है वो क्लब शेप होता है, क्लब शेप का ये होता है। और आपने लाइकेन पार्क सुना होगा, लाइकेन पार्क। लाइकेन पार्क है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है लाइकेन पार्क। उत्तराखंड को वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पार्क्स है, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। और लाइकेन का जो फादर है इंडिया में वो है धरणीधर अवस्थी। लाइकेन का फादर है इंडिया में धरणीधर अवस्थी। ये जो धरणीधर अवस्थी है ये लाइकेन का फादर है इंडिया में। अब हम लोग बात करते हैं, हमारे चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है लीवर, कि लीवर किस तरह से फंक्शन करता है और उसका क्या रोल है। जैसे अगर लीवर से पहले मैं किडनी के बारे में थोड़ा सा बात करूं, तो किडनी हमारे ब्लड में जो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसको वो फिल्टर करता है। तो ये जो किडनी है, किडनी किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसको कहते हैं नेफ्रॉन्स। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि किडनी जो है, किडनी का जो एक यूनिट है जिससे पूरा किडनी बना है वो नेफ्रॉन्स है। और दो किडनी होता है और हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होता है। किडनी का मेन काम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। और ब्लड क्या होता है, ये जो ब्लड है इसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है पीएच, ब्लड का भी पीएच होता है 7.4 होता है। तो पीएच जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पॉन्डस हाइड्रोजेनी, पॉन्डस हाइड्रोजेनी। तो ये दो चीजें होती है। अब हाइड्रोजन का फाउंडर कौन है, हाइड्रोजन का फाउंडर है हेनरी कैवेंडिश और ऑक्सीजन का फाउंडर है जोसेफ प्रिस्टली। सो मैं फिर से बोलता हूं कि हाइड्रोजन का फाउंडर है हेनरी कैवेंडिश और ऑक्सीजन का फाउंडर है जोसेफ प्रिस्टली। तो अब हम लोग लीवर पे चलते हैं। लीवर, ये जो लीवर है, लीवर जो है वो डायफ्राम के ठीक नीचे लोकेटेड होता है। जो डायफ्राम होता है बिलो डायफ्राम, लीवर को बोल सकते हो, उसका जो लोकेशन है वो है बिलो डायफ्राम।
बिलो डायफ्राम जो है लीवर का लोकेशन है, और ये इसका कलर जो होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। लीवर का जो कलर होता है वो होता है रेडिश रेडिश ब्राउन होता है, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है लीवर का कलर। इसका वेट होता है 1.2 1.2 टू 1.5 kg इन एडल्ट्स। और ये लीवर किस चीज का बना होता है? ये बना होता है हेपेटिक लोब्यूल्स का। लीवर बनता है हेपेटिक लोब्यूल्स का। हेपेटिक हेपेटिक लोब्यूल्स का लीवर बना होता है, और ये जो लोब्यूल्स है वो कवर्ड होते हैं एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से। ये जो लोब्यूल्स है, ये जो मैंने लोब्यूल्स लिखा है, ये कवर्ड होते हैं एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ये सब एनसीईआरटी के फैक्ट्स है, जो आप अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं। ग्लिसन्स कैप्सूल्स, ग्लिसन्स कैप्सूल्स, ग्लिसन्स कैप्सूल। तो ये एक थीन कनेक्टिव टिश्यू होता है जिससे जो लोब्यूल्स जो है कवर्ड होता है। अब लीवर का जो मेन फंक्शन है वो है सिक्रीशन ऑफ बाइल। बाइल का सिक्रीशन ये लीवर करता है, और लीवर के जो सेल्स होते हैं, लीवर के जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं हेपेटोसाइट्स। उसको कहते हैं हम लोग हेपेटोसाइट्स। ये जो हेपेटोसाइट्स है वो लीवर के सेल्स है। अब जैसे मैंने कहा कि लीवर जो है रिलीज करता है बाइल को। अब बाइल क्या कंटेन करता है? बाइल में भी बहुत सारी चीजें होती है, वो हम लोग आगे देखते हैं कि लीवर जो है बाइल को सिक्रेट करता है, बाइल जूस को लीवर सिक्रेट करता है। अब उस बाइल जूस में क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स होता है, बाइल पिगमेंट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इसको मैं लिख देता हूं अभी कि अभी हमने देखा कि किस तरह से लीवर जो है वो बाइल का सिक्रेशन कर रहा है। और बाइल में क्या होता है? बाइल में होता है बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स होता है। उसके बाद इसमें होता है बाइल में बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स में होता है बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। ये भी मैं लिख देता हूँ। बाइल पिगमेंट्स का मतलब क्या हो गया? बाइल पिगमेंट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर बाइलिरुबिन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। ये बाइल पिगमेंट्स का एग्जाम्पल हो गया। और इस बाइल में कोलेस्ट्रॉल होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। बाइल का जो यूज है वो हेल्प करता है फैट्स के इमल्सिफिकेशन में, मतलब फैट्स को ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन करता है ये। अब लीवर का एक और फंक्शन होता है, वो क्या करता है? कुछ चीजें स्टोर करता है। जैसे लीवर जो है एक चीज स्टोर करता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेन। हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था कि ग्लाइकोजेन एक रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो लीवर और मसल्स में स्टोर होता है, और ग्लूकोज जो है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ग्लाइकोजेन लीवर में स्टोर होता है। और लीवर में जो स्टोर होता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए। अब ये जो विटामिन है, ये विटामिन वर्ड जो है ये फंक ने दिया था, FUNK के, फंक ने विटामिन ए के बारे में बताया था। और विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं जेरोप्थेल्मिया। जेरोप्थेल्मिया ये विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण होता है, और इसको रेटिनॉल भी कहते हैं, इसको रेटिनॉल भी कहते हैं। और यहाँ पर जो जीरो है, जीरो का मतलब होता है ड्राइनेस इन आईज। ड्राइनेस इन आईज, आंखें जब सूख जाती है तो इसको कहते हैं। और यहाँ पर आईज की जो स्टडी होती है, आईज की स्टडी को कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं आईज की स्टडीज को। और लीवर क्या स्टोर करता है? विटामिन डी भी स्टोर करता है। अभी हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने देखा क्या कि लीवर जो है ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा है, वो विटामिन ए स्टोर कर रहा है, और वो स्टोर करता है विटामिन डी। तो लीवर लीवर जो है स्टोर कर रहा है विटामिन डी। इसी विटामिन डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल।
विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। एक होता है विटामिन सी, विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं विटामिन सी को, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और इसकी डिफिशियंसी के कारण होता है एक बीमारी, एक डिजीज होता है, इसको स्कर्वी कहते हैं, स्कर्वी। ये जो स्कर्वी है, स्कर्वी है, इसमें होता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, हमारे गम्स से ब्लीडिंग होने लगता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ये होता है स्कर्वी में। तो अगला जो लीवर स्टोर करता है, विटामिन ए करता है, ग्लाइकोजन करता है, विटामिन डी करता है, और ये स्टोर क्या कर रहा है, और ये स्टोर करता है विटामिन B12। तो लीवर और क्या स्टोर करता है, विटामिन B12 स्टोर करता है, और स्टोर करता है आयरन, तो लीवर आयरन को भी स्टोर करता है, और स्टोर करता है कॉपर, तो लीवर जो है कॉपर को भी स्टोर करता है। लेकिन लीवर जो है विटामिन सी को स्टोर नहीं करता है, लीवर जो है वो विटामिन सी को स्टोर नहीं करता है। और एक सेल है जो लीवर में बनता है, जिसकी मदद से जो है जो वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उस सेल्स का नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसी। तो ओल्ड आरबीसी का भी डिस्ट्रक्शन लीवर में होता है, एक सेल में होता है, सेल की मदद से होता है। इस सेल का नाम है कूपर सेल्स। सो कूपर सेल्स in the liver helps in breaking down the worn out red blood cells. It helps in breaking down the worn out red blood cells. तो एक सेल है जो ओल्ड आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, तो सेल का नाम है कूपर सेल्स। कूपर सेल्स भी जो है ये भी लीवर में है। अब ये जो आरबीसी है इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का, और ह्यूमन में तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन कैमल और लामा में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है।